वेलकम टू बिजनेस टुडे। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान और हमारे मेहमान होंगे जनाब जुनैद नकी साहब, प्रेसिडेंट कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि काटी। वेलकम करता हूं जुनैद नकी साहब आपको। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, आप तशरीफ़ लाएँ काटी में। मैं आपको वेलकम करता हूं सर। जुनैद नकी साहब, हमें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में कुछ बताइए। जी अली नासिर साहब, मैं अर्ज़ करूं कि अगर बात करें स्ट्रक्चर्ड एरिया की तो ये 8,500 एकड़ पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुहित है। लेकिन ये फैलते फैलते चूँकि आबादियाँ जो इसमें साथ शामिल हो गई हैं और उसमें मशरूम ग्रोथ हुई है एक कॉटेज इंडस्ट्री की और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ की, तो महरान टाउन, अल्लाह वाला टाउन, लखनऊ सोसाइटी, पीएनटी सोसाइटी, जमान टाउन और ये लांडी तक एक सिलसिला चला गया है। साथ साथ एक और हमारा एक खूबसूरत विंग इसमें शामिल हुआ है कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क का। तो टोटलिटी में अब देखें तो ये 12 से 13,000 एकड़ तक ये इंडस्ट्री चली गई है इन टर्म्स ऑफ लैंड। उसमें ये इंडस्ट्री है कौन सी, वो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आपके नाज़रीन के लिए आसानी के लिए समझने के लिए कि जी जो आप नाम सुनते हैं मुल्क में बड़े बड़े कि मुल्क की सबसे बड़ी स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर शान फूड, महरान फूड, लार्जेस्ट बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंग्लिश बिस्किट, लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरर टपाल टी, इस तरह बड़े नाम हिलाल फूड, शालीमार, ये सारे जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। आप ऑयल रिफाइनरीज़ की बात करें तो वो 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ मुल्क की इसी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, जो मुल्क की 60 से 65% का जो नीड है ऑयल और डीज़ल और पेट्रोल का, वो इन रिफाइनरीज से होके जो है वो जाता है मुल्क में। आप बात करें फार्मास्यूटिकल की तो जो रीजन की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल है गेट्स फार्मास्यूटिकल, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। उसके साथ बड़े नाम हैं, हिल्टन फार्मा है, सनूफी है, ब्रूक्स है, इंडस है, बेशुमार नाम है फार्मास्यूटिकल के। साथ साथ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल कोरंगी में है। आप बात करें लेदर इंडस्ट्री की, लेदर एक्सपोर्ट की, तो 7A एक सेक्टर है जहां पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है लेदर गारमेंट्स की और लेदर इंडस्ट्री जो काम कर रही है पूरी पाकिस्तान की, उसका आधा जो है वो इस 7A से जो कोरंगी में मौजूद है इससे होता है। आप बात करें अगर जीन्स मैन्युफैक्चरर की, पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है 32 बिलियन US डॉलर की, उसमें जो आधी से ज़्यादा आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, उसमें जो जीन्स मैन्युफैक्चरर है तकरीबन 2.5 बिलियन US डॉलर सिर्फ आपकी काटी से, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से वो जाती है। तो ये इसका एक तारुफ है। यहाँ लोग रोज़ाना जो लोग आते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी आज यहाँ मौजूद हैं, 20 लाख लोग रोज़ाना अपने रोज़गार के सिलसिले में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद होते हैं। 600 मिलियन रुपए रोज़ाना सरकार को टैक्सेशन जो है वो जमा कराई जा रही है। तो और इस इलाके की जो है वो जो अगर आप अहमियत देखेंगे तो जो मलीर एक्सप्रेस वे है वो यहाँ से शुरू हो रहा है जो काठौर तक जाएगा। जाम सादिक ब्रिज के पैरेलल येलो लाइन BRT नया ब्रिज तकरीबन मुकम्मल है, इसी साल खुल जाएगा। कयूमाबाद कॉजवे जो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ रेजिडेंशियल को जो एक ब्रिज कयूमाबाद से जो है वो क्रॉसिंग कोरंगी क्रॉसिंग तक जा रहा है, वो इसी साल ओपन हो जाएगा। इसकी बड़ी अहमियत है इस एरिया की और ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है। इसमें 20% जो है वो लार्ज इंटरप्राइज़ है और 80% जो है वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज़ है। तो ये इसका एक मुख्तसर सा तारुफ है। जुनैद नकी साहब, हमें उन इश्यूज़ और चैलेंजेस के बारे में बताइए जिनका इंडस्ट्रियलिस्ट को सामना है। जुनैद नकी साहब, इस मौके पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उन इश्यूज़ और चैलेंजेस को हाईलाइट करें जो इनका सामना हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को है आज, और जिसमें काटी के अंदर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं। जी सर देखिए, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिज़नेस कम्युनिटी को आराम से बैठने का टाइम नहीं दे रहे कि वो पीस ऑफ माइंड के साथ एक दफ़ा बैठे और वे फॉरवर्ड अपने कारोबार के लिए। और जब वो अपने कारोबार को तरक्की देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, वो साथ साथ ये एक साथ जुड़े में। और आपने उसको बदकिस्मती से किन चीज़ों में लगा दिया, आपने उसको जो है वो ये इन चीज़ों में लगा दिया कि 40 प्रोविंस से डिपार्टमेंट आपके पास आएंगे रोज़ाना।
18 फेडरल से डिपार्टमेंट आएंगे आपके पास और टीएमसी से लोग आपके पास आएंगे। तो आप इन्हीं में इन चीज़ों में उलझे रहिए। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो आपने सीखी, जो पढ़ा लिखा आपने, जो वो सब एक तरफ, आप इन चीज़ों में उलझ जाइए। तो हमारा जो चैलेंज शुरू होता है, हम हमेशा कहते हैं कि सर लैंड एक्विजिशन से लेके, कैपिटल मैनेजमेंट से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, यूटिलिटी सप्लाई से लेके, कंप्लाइंस से लेके, इतनी बड़ी एक चीज़ों को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया गया है हव्वे के तौर पे। दुनिया में किसी भी जगह आप ट्रैवल करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का लफ्ज़ हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है, और वन स्टॉप शॉप का एक प्रोग्राम जो है सिंध गवर्नमेंट एक लॉन्च भी कर रही है, अल्लाह करे वो कामयाब हो और हम उसमें शामिल होना चाहते हैं 100%। लेकिन 24 घंटे में कंपनी खुल के ऑपरेशनल हो जाती है। ये जो हमारे यहाँ तकालीफ़ हैं कि जी कैसे इस इदारे से एनओसी मिलेगी तो बिल्डिंग बनेगी और नक्शा पास होगा, उसके बाद कैसे बिजली कनेक्ट होगी, कैसे पानी की लाइन आएगी और पानी नहीं आएगा और बिल भरना पड़ेगा, ये तकालीफ़ में आपने ना इंडस्ट्री को डाल दिया। तो काटी की जो प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस शहर के अंदर की सातों टाउन एसोसिएशन और कराची चैम्बर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मिलकर काम करें और ऐसे चैलेंजेस को एरेडिकेट करें, ख़त्म करें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोसेस में हिंड्रेंस हैं, रुकावट हैं, ताकि इस शहर का, इस मुल्क का बासी जो है वो खुशहाल हो सके। जुनैद नकी साहब, इन इश्यूज़ और चैलेंजेस जिनके मुतालिक आपने बात की, इनको रिजॉल्व करने के लिए आपके जहन में क्या सजेशंस हैं? सर हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, वो सिर्फ स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बैठे, अपना ऑब्जेक्टिव और अपना गोल क्लैरिटी के साथ उसको डिफ़ाइन करें कि आज हम यहाँ खड़े हैं, इस शहर कराची में मौजूद हैं। इस शहर कराची में समझ लीजिए कि 2 ही करोड़ लोग, जैसे कि उन्होंने कहा, के रहते हैं। इन 2 करोड़ लोगों के लिए क्या बुनियादी सहूलत है और उसको किस तरह पूरा किया जाए कि जी हर आदमी को जो है वो सेहत, तालीम की ज़रूरत है, रहने के लिए जगह चाहिए, और उसको किस तरह से वो ज़िंदगी को गुजारने के जो तरीक़े हैं वो पूरे करने हैं और उनकी मईशत कैसे होगी। तो स्टेक होल्डर इस शहर के बिजनेसमैन हैं, इस शहर की इंडस्ट्री है, वो आपको बताएगी कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ शुरू करें, किन चीज़ों के जो बजट आप तयन करते हैं साल में, वो तयन कर लिया, बेहतरीन बात हो गई। अब वो पैसे उन जो आपने तयन किया कि इस मद में ख़र्च होंगे, खुदारा ख़र्च करें। आप जो है वो रुपए में 4 आने भी नहीं ख़र्च करते, सब करप्शन की नज़र हो जाता है। तो अगर तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस तरह हो जाएं, अपनी नीयत कर लें कि यार नहीं, हमने ये काम नेक नियति के साथ करना है, तो आज भी जो बजट बने हैं अभी फेडरल भी और प्रोविंस भी, अगर ये सर अली नासिर साहब, अगर ये ख़र्च हो जाएं ये पैसे, तो आप यकीन करें ये इन शहरों की, इस मुल्क की ना यकसर शक्ल तब्दील हो जाएगी। रोना इसी बात का है कि वो पैसे जो है वो 10, 15, 20% से ज़्यादा उन मदों में ख़र्च नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, मार पीछे पुकार है हमारी, सिर्फ फायर फाइटिंग है कि जी ये अभी ये हो रहा है तो अभी ये पॉलिसी दे दो, ताकि जो है हमारा जो है FVR का जी रेवेन्यू टारगेट किस तरह पूरा करें। अजी उनको पुलिस से ज़्यादा के इख्तियारात दें, जब किसी आदमी को गिरफ़्तार करने जाएंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे उसको, कैसे नहीं देगा। तो ये तरीक़े, ये इस तरह के, अगर आप स्टेक होल्डर जो है, जो चलाने वाला है, जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो शहर इस मुल्क की इकॉनमी में 54% आज भी वो 24 करोड़ के लिए, और आप उसके साथ ये नारावा सलूक रखें तो कैसे। तो हमारा हमेशा से ये कि जी आप बैठें तो शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा कराची तशरीफ़ तो लाएं। आप इसी मुल्क में, इस शहर के वज़ीर आज़म, कराची के भी वज़ीर आज़म आप ही हैं, तो आप हमारे साथ स्टेक होल्डर को बिठाने, उनको सुनने, और जब आप बैठ जाते हैं और कहते हैं ना कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब डॉक्टर आपको देखता है, आपसे बात करता है, तो आपकी आधी बीमारी उस वक्त ख़त्म हो जाती है।
तो इंडस्ट्रियलिस्ट का, कारोबारी का शिकवा यही है कि हमें स्टेक होल्डर माना ही नहीं जाता, हमारी बात सुनी ही नहीं जाती। बैठ के हमारी बात तसल्ली से सुन लें और सिर्फ अपनी नीयत शो कर दें कि वाक़तन आपकी नीयत है, क्योंकि नीयत आपके एक्शन में नज़र आनी शुरू हो जाती है अगले ही दिन, अगले ही हफ्ते, अगले ही महीने, एक ही साल में, कि आपने कोशिश करी। आप सिर्फ इस इदारे की मिसाल ले लें, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की मिसाल ले लें कि इसकी बुनियादी जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है उसको सही रखना भी है। हमारे पास अपनी तो कोई मशीनरी, अपनी तो कोई रिसोर्सेज नहीं है। हम आवाज़ ही बुलंद करते हैं कि रोड साफ़ रहे, लाइट जलती रहे, आने जाने के रास्ते जो है वो देखने में साफ़ सुथरे लगें, कचरा वक्त पे उठ जाए। अपनी सी कोशिश करते हैं, लोगों को नज़र आता है ये कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो है वो लोग काटी के साथ मिल के रहते हैं कि जी चाहे कोशिशें 50% कामयाबी में जाएँ, 25% कामयाबी में जाए या 10% कामयाबी में जाए, वो ये देखते हैं इनकी कोशिशों में 1% भी फ़र्क नहीं आया। तो आप हमारे साथ मिलके, स्टेक होल्डर के साथ मिलके अपनी नीयत पहले दिखाएं कि आपकी नीयत है चीज़ों को ठीक करने की, वरना कितनी पॉलिसीज़ और कितनी लॉ हमने इसी ऑफिस से सबमिट किए और सारे जिनके ऊपर बैठ के फेडरल के जो हायर अप्स हैं उन्होंने कहा जी बेहतरीन बात की आपने, हमने अभी ट्रेड पॉलिसी अपनी जो है वो दी है, हुकूमत ने मांगी, हमने ट्रेड पॉलिसी दी, अमल करें तो बात बने ना। आप अमल क्या करते हैं कि आप अपनी ही चीज़ को जो है ना वो रद्द करते हैं। आप कहते हैं कि इस मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए और सोलर एनर्जी के ऊपर आप हैवी टैक्स कर देते हैं। आप कहते हैं कि जी कन्वेंशनल जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको बंद होना चाहिए, ईवी पे आना चाहिए, और आप 3 साल और 5 साल के गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर आप जो है वो ईज़ दे देते हैं टैक्सेशन में उनको मंगाने के ऊपर, और आप लोकल इंडस्ट्री को भी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों को हिट करते हैं। तो आपके कहने में और करने में ये मुनाफ़क़त है, इस मुनाफ़क़त को दूर करें, नीयत ठीक करें, फिर देखिए ये ज़मीन सोना ना उगले तो फिर आप मुझे बिल्कुल मुजरिम साबित कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद नकी साहब, आप हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू रहे। सर आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा से मीडिया का ताउन रहता है अली नासिर साहब कि हमारी जो मसाइल हैं उनकी आवाज़ के लिए हमें अगर मीडिया जैसी ये पावरफुल फोर्स अवेलेबल ना हो तो हमारी आवाज़ कहाँ जाएगी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और काटी की आवाज़ बने। एक बिज़नेस टुडे के लिए